अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, नमस्ते। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा आपको हर दिन कुछ ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतरीन कर रही हैं, कुछ मुनफ़रिद कर रही हैं। आज हमारे साथ हैं मोहम्मद बिलाल असफ़र अब्बासी साहब, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, सियासत से भी ताल्लुक है, लेकिन आज हम कुछ उनके बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मिस अस्मा तारिक, thank you very much for having me here. थैंक यू सो मच सर। सर, हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, जैसे कि आप आई थिंक सारा आपका काम पब्लिक से रिलेटेड ही है, सारा लोगों से मिलने मिलाने का और यही एक जो है वो सिलसिला है। तो मैं थोड़ा-सा ये जानना चाहूँगी आपके बारे में कि बचपन से ही आप ऐसे ही थे? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं हमारे घर में भी हर तरफ के जो बहुत मिलने मिलाने वाले होती हैं। आप वो हर वक़्त कुछ ना कुछ लगे रहती हैं, पता होता है कि इन्होंने बड़े होके कुछ बनना है। कुछ हमारे जैसे बच्चे होते हैं जो कहीं दुबक के, कहीं छुप के बैठे हुए होते हैं। उन्हें कुछ वो बस हर किसी से भाग रहे होते हैं। तो आप कैसे थे? कैसे इस सफ़र का आगाज़ हुआ? थैंक यू वेरी मच। अच्छा, पहली बात तो ये अस्मा के अगर आप ये कहें कि आप दुबक के बैठने वाले बच्चों में हैं, तो मैं तो ये बात नहीं मानूंगा। माशाल्लाह इस उम्र में आप जिस तरीके से सोशल जो है वो एक्टिविस्ट से बढ़कर अगर मैं कहूँ कि सोशल एंटरप्रेन्योर की तरह काम कर रही हैं, वो बहुत कम ही लोगों को के हिस्से में आता है। दूसरी बात ये कि जैसे आपने कहा कि जी मेरा बचपन, ये बात मुझे बहरहाल माननी पड़ेगी और इसे 100% अगर मैं इसको अगर मैं ये कहूँ कि उसूल ना भी माना जाए, लेकिन बहरहाल प्रोबेबिलिटी इस बात की बहुत ज्यादा होती है कि जो बच्चे बचपन से सोशलाइज करने में कंफर्टेबल फील करते हों, या यूं समझ लीजिए कि कदरे निस्बतन ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हों, शरारती हों, उसके इम्कानात बहरहाल ज्यादा होते हैं कि वो जब व्हेन दे ग्रो अप विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो उनका जो टेंडेंसी होती है दैट इज मोर अबाउट पब्लिक मैनेजमेंट और बीइंग द पब्लिक फिगर। लेकिन लेकिन मैं यहाँ ये बात करना, इट्स वेरी पर्टिनेंट टू से कि अगर हम ये उसूल बना लें कि वही बच्चे होंगे, तो फिर वो तमाम बहुत बड़ा बच्चों का ऐसा टैलेंट जो इंट्रोवर्ट होते हैं बचपन में, उनको हम बुनियादी तौर पे इन अ सिंगल गो हम उन्हें निगलेक्ट करेंगे। तो मैं ये उसको मैं उसूल नहीं मानता। इसमें इस बात को अगर इस तनाज़ुर में देखा जाए कि बच्चों के ऊपर ना सिर्फ ये कि वो पैदा कैसे हुए, किस कास्ट में, किस क्रीड में, किस रिलीजन में, किस इकोनॉमिक क्लास के घर में पैदा हुए, किन पेरेंट्स के यहाँ वो पैदा हुए, इन चीजों से बालातर होकर, या फॉर एग्जाम्पल इनिशियली वो इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी को लेकर पैदा हुए हैं, इन बातों से हटकर अगर मुआशरा और रियासत, सोसाइटी और स्टेट अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेक अप करें और पूरे जो सोशल जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल स्ट्रक्चर जो है वो अगर जो है वो फेवरेबल हो, तो मिरेकल्स देन मिरेकल्स हैपन। एक बात इस ज़िमन में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हम उमूमी तौर पे एक बड़ा पॉपुलर नैरेटिव है कि यूरोप में देखिए तो आम सा आदमी है, बच्चा है, बच्ची है, वो एकदम से किसी उनका टैलेंट जो है वो सामने आ जाता है और वो पॉपुलर भी हो जाते हैं, उन्हें सपोर्ट भी मिल जाती है। तो जनाबे वाला, ये मामला सिर्फ यूरोप की मट्टी में नहीं है, यूरोप के निजाम में है, सिस्टम में है। ओवर टू यू। जी सर, बिल्कुल। सर, आपने निज़ाम की अभी ये वो बात कर दी है, तो अब इसमें हम आज देखते हैं कि निज़ाम हमारा हम हमेशा अगर देखा जाए तो हम हमेशा अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी निज़ाम के ऊपर डाल देते हैं। लेकिन इस बात में अब निज़ाम तो यही है कि अगर हम कहें कि हम इसको बदलेंगे,
तो बदल भी सकती हैं, ऐसा कुछ मुमकिन नहीं है, लेकिन फौरन तौर पे नहीं बदला जा सकता। फौरी तौर पर सारी चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि अगर हम हमेशा इमारत की बड़ी मिसाल देते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि एक दीवार को तोड़ने के लिए आपको सिर्फ़ एक हथौड़ा चाहिए होता है, लेकिन जब उसे बनाना होता है तो एक-एक ईंट एक-एक जगह पे बड़े सलीके से रखनी होती है, बहुत टाइम लगता है। तो ऐसे ऐसे सिस्टम में हम किस तरह से अपना किरदार अदा कर सकते हैं? ऐसे सिस्टम में रहते हुए हम क्या कर सकते हैं? हम एक तो तरीका हमने अभी जो अपनाया हुआ है कि हम जान छुड़ा रहे हैं कि सिस्टम ऐसा ही है, बस फिर चल सू चल, जैसे चलता जा रहा है, हम भी बस जा रहे हैं। तो अगर तो हम ऐसे ही करते रहेंगे, तो फिर तो कुछ बेहतरी नहीं आएगी, फिर तो चीज़ों में ज़रा-सी भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए और हम किस तरह से अपना किरदार अदा कर सकते हैं? बहुत जबरदस्त बात कही आपने। देखो, मैं आपको बात बताऊं कि मैं पॉलिटिकली राइटिस्ट होते हुए, एक राइट विंग को सपोर्ट करते हुए, उसका सपोर्टर और वोटर होते हुए, लेकिन मैं ये समझता हूं कि मैं यहाँ ये लाजमी तौर पे शेयर करना चाहूंगा आपकी बात के हवाले से कि गुज़िश्ता चंद अरसे में आपने भी देखा होगा, सबने देखा होगा कि कुछ बच्चे और बच्चियां जो हैं वो उरूज, हैदर और अम्मार अली जान के जो स्टूडेंट्स हैं, तैमूर रहमान के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एक वो दफ ढोलकी सी, वो क्या कहते हैं, आई डोंट नो उसे, वो लिया और नारे लगाना शुरू कर दिए एनसीए में और मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, कि फैज तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। अच्छा, तो उसमें बहुत ज्यादा राइट विंग के अंदर बहुत ज्यादा सरासीनगी भी पाई गई और घबराहट भी पाई गई, जबकि मैंने लोगों को ये कहा कि आप घबराइए नहीं और देखिए, पे हीड टू देम, ये लोग क्या कह रहे हैं। और आई एम इन रोमांस विद दोज यंगर गाइज एंड गर्ल्स जो जिन्होंने ये नारा लगाया। क्यों? अब कमिंग बैक टू योर पॉइंट, देखिए, फैज तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। अगर इसको रिलीजियस और उस राइट लेफ्ट के बहस से आजाद होकर देखा जाए, तो क्या ये बात समझ में नहीं आती कि फैज ने कहा था कि शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो बुनियादी तौर पे इससे बिल्कुल इनकार मुमकिन नहीं है। ये दोनों चीजों का बैलेंस को अंडरस्टैंड करना बहुत अगर इसको इसे सुन रहे हो तो दे मस्ट अंडरस्टैंड द राइट पर्सपेक्टिव ऑफ कोई इशू। एंड राइट पर्सपेक्टिव क्या है? एक इंडिविजुअल जो है उसका क्या रोल है और रियासत का क्या रोल है। जैसे आपने पूछा, स्टेट के रोल को इंडिविजुअल का रोल रिप्लेस नहीं कर सकता। निजाम बहरहाल रियासत ही ने देना है और इंडिविजुअल जो है वो उस निजाम के अंदर रह के वो अच्छा या बुरा शहरी बनता है, राइट। लेकिन इसी को दूसरे जाविये से देख लीजिए, तो वो ये है कि रियासत जिसको हम जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्या रियासत किसी बिल्डिंग का नाम है? क्या रियासत किसी कमरे का नाम है, किसी शय का नाम है? नो। रियासत बुनियादी तौर पे उसी मुआशरे के अफराद ही का इवॉल्व किया हुआ एक निजाम होता है, इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अब सफर लंबा है और कठिन जरूर है, लेकिन असल सफर यही है, जैसे किसी ने कहा था कि लेके उस पार न जाएगी जुदा राह कोई, भीड़ के साथ ही दलदल में उतरना होगा। तो अब आपकी बात और मेरी बात में जो बैलेंस है वो क्या है, मैं उसको ड्रॉ करूं कि ये बात आप नहीं कह सकते कि बदलाव मुआशरे में अफराद लेकर आएंगे। बदलाव मेरे नजरिए के मुताबिक बहरहाल रियासत ही लेकर आती है, लेकिन अदर वे राउंड रियासत कौन बनाएगा? जिस रियासत ने इसको जो है वो निजाम को राइटियस सिस्टम लेकर आना है, वो कौन बनाएगा? वो वही लोग बनाएंगे। तो एक लंबा सफर है ह्यूमन डेवलपमेंट का, सोसाइटी की सिविक डेवलपमेंट का, सोसाइटी की सिविलाइजेशन डेवलपमेंट का, सोसाइटी की मॉरल एथिकल डिग्निटी को बनाने का एक लंबा सफर है। लेकिन
आखिर में रियासत भी तभी तब्दील होगी जब इस लंबे सफर पे हम चल निकलें। और वो एक मकूला अंग्रेजी का आप सबने सुन रखा होगा, मैं उसको उर्दू में ट्रांसलेट करूं कि 1000 मील का जो सफर है वो पहले कदम से ही तो शुरू होता है। और पहला कदम यही है कि मैं और आप ये तय कर लें कि आज इनकलाब आए ना आए, लेकिन हमने ये तय करना है कि हमने एक दुरुस्त मुआशरे की बुनियाद रखनी है। अगर मुझे इजाजत हो तो मैं इसमें एक बात करूं, जारी रखूं से अस्मा? जी सर, अच्छा, बिल्कुल देखिए बेहतरीन मैं बेहतरीन। मिसाल के तौर पे आपको बात बताता हूं। मैं मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर जाता हूं और हम ये बात कर रहे होते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होना चाहिए, पॉलिटिकल नैरेटिव्स क्या होने चाहिए, रियासत में किसकी बालादस्ती होनी चाहिए, सिविलियन हो या एस्टैब्लिशमेंट हो, ये ब्ला ब्ला ब्ला, प्लेंटी ऑफ थिंग्स आई यूज्ड टू डिस्कस ऑन डिफरेंट शोज। अब मैं आपसे बिल्कुल माइनर सी बात कर रहा हूं, जो बात आपने कही। मैं जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर खड़ा होता हूं, रोड की जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर मैं खड़ा होता हूं और मैंने 3 तरह के रवैये मैं वहां देखता हूं लोगों के। एक, वो बहुत कम 1% लोग वो होते हैं जो मेरे साथ जेब्रा क्रॉसिंग की लाइन पे खड़े होते हैं। 1% मैं कह रहा हूं, शायद इससे भी कम। अच्छा, और कुछ फीसद, 5%, 10% लोग वो होते हैं जो इशारा क्रॉस कर जाते हैं, रेड सिग्नल को क्रॉस करके चले जाते हैं और सिग्नल को वायलेट कर देते हैं। अब एक बड़ा फर्क सा ओपिनियन मैं आपको देने लगा, जो मुमकिन है उससे बहुत से लोग डिसएग्री करें, लेकिन मेरे तजर्बे के मुताबिक वो दुरुस्त है। क्या? जो जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर खड़ा होता है मेरी तरह का, मैं उसको भी कदरे बेहतर अच्छा आदमी समझता हूं, क्योंकि वो लॉ को फॉलो कर रहा है। अच्छा, जो क्रॉस करके वायलेट करके चला जाता है, मैं उसको भी इतना हार्मफुल नहीं समझता कि उसके अंदर इतनी जुर्रत है कि उसने बबांगे दोहल लॉ को वायलेट कर दिया, और वो उसके जो नतायज मुमकिन हो सकते हैं वो उसको खमियाजा भुगतने के लिए जहनी तौर पे तैयार है। अब एक तीसरी और खतरनाक तरीन अक्सरियत को समझ लीजिए। तीसरी खतरनाक तरीन अक्सरियत, मैंने लफ्ज बड़े चुनकर इस्तेमाल कर रहा हूं। तीसरी अक्सरियत है, वो अकलियत नहीं है। ये दोनों जो तबकात मैंने कही, ये बहुत कम है परसेंटेज में टोटल पॉपुलेशन का, लेकिन एक तीसरी है जो अक्सरियत है, और वो इन दोनों से ज्यादा, पहला तो चलिए निकाल दीजिए जो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन दूसरे से ज्यादा खतरनाक है, वायलेट करने वाले से ज्यादा खतरनाक। क्या? आप, मैं और ये हर बंदे के मुशाहिदे में आने वाली बात है, शायद ये बयान पहली दफा हो रही हो। तीसरा अक्सरियत वो होती है जो जेब्रा क्रॉसिंग पे खड़ी भी नहीं होती, कि उनके अंदर ये भी इखलाक नहीं है कि वो लॉ को फॉलो करें, टॉलरेंस पेशेंस नहीं है, राइट। उनके अंदर वो इखलाकी, वो इखलाकी नहीं, वो गैर इखलाकी कह लीजिए, या वो जुर्रत रिंदाना नहीं है कि वो वायलेट कर दें लॉ को और फिर उसके नतीजे में पैदा होने वाली हर चीज को, नतायज को जो है वो फेस करने के लिए तैयार हो, वो भी नहीं है। वो करते क्या है, आप उन्हें महसूस कीजिए तो वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग की लाइन पे आहिस्ता 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 आगे बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। हत्ता कि वो लाइन भी क्रॉस कर जाएंगे, पैदल लोगों वाली जगह भी क्रॉस कर जाएंगे, इशारे से भी आगे चले जाएंगे, वो दूसरी साइड जिनका इशारा खुला हुआ है उन गाड़ियों में के आने में रुकावट भी देंगे, हत्ता कि वो आधे चौक तक चले जाएंगे। अब उनको ये कहा जाए कि हुजूर आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, ना तो आपने इशारा फॉलो किया और ना आप क्रॉस करके चले गए, और आपने प्लेंटी ऑफ ट्रबल पैदा कर दी। आधा रोड आपने गैर कानूनी तौर पे कब्जे में भी ले रखा है इस दौरान, और आप उस कैटेगरी में फॉल करके जुर्माने से भी बच गए कि जिसने वायलेट किया। ये वो अक्सरियत है। मुझे ये, मैं बड़ी एक्सट्रोवर्ट बात करने जा रहा हूं अस्मा, ये वो अक्सरियत है हमारे मुआशरे की जो मुजरिमाना मासूमियत का शिकार है। दिस इज अ $1,000,000 वर्ड आई एम यूजिंग। वो मुजरिमाना मासूमियत, वो ऐसी इनोसेंस जो दरअसल जुर्म है, अंदर छुपा हुआ इखलाकी जुर्म, उसका शिकार वो अक्सरियत, जिसके अंदर ना तो वायलेशन और अनलॉफुल होने का पूरा जुर्रत है और ना इतनी इखलाकी जुर्रत है कि वो लॉ को फॉलो करे। उस अक्सरियत को अगर तब्दील करने का इकदाम उठा लिया जाए कि वायलेट करने वाले के पीछे पुलिस ना भागे, बल्कि उसको पकड़कर उसके ऊपर उसको उठाकर सख्त से सख्त सजा दे जिसने लाइन क्रॉस की, ना उसने इशारा क्रॉस किया ना वो लाइन फॉलो की, बीच में कहीं है, और सबसे बड़ी ट्रबल ही वो है, तो ट्रस्ट मी थिंग्स विल चेंज ड्रास्टिकली।
ये एक फिनोमेना है जिसका मैंने जिक्र किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कुल मत मिलाकर ये मसाइल है, नो, ये एक माइंडसेट है, ये एक जहनियत है कौम का, जो इतनी छोटी सी चीज से फिनोमेना निकल कर आ रहा है, सामने नजर आ रहा है। ये फिनोमेना का मैंने जिक्र किया है एक एग्जाम्पल लेकर, प्लीज। जी सर, बिल्कुल। सर हमने कुछ और डिसाइड किया था, लेकिन मैं अब इस बात को यहाँ पे छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि ये एक बेहतरीन प्रोसेस की तरफ जा रही है और बहुत सारी नई चीज़ें हमें पता चल रही हैं। सर आपने जैसे कहा कि वो एक माइंडसेट है, बिल्कुल ये वो आपने एक एग्ज़ाम्पल दी, लेकिन ऐसा माइंडसेट हमारे यहाँ अक्सरियत का है। सर हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? इसके बारे में भी थोड़ा-सा गाइड कीजिएगा, क्योंकि हम ये कहते हैं कि हर बंदा यहाँ पे ना, आप जब से काम करते हैं, मोस्टली हमें ये मसला होता है, हम यहाँ पे तब्दीली नहीं ला सकते हैं। मैंने बहुत काम करके देख लिया है, कुछ नहीं बदल सकता, मैं अब तंग आके वही करने जा रहा हूँ जो हो रहा है, बस हो गई है मेरी। ये अक्सर लोग जो है हमें ये नाउम्मीदी का शिकार जो है वो मिलते हैं। वो कहते हैं कि हमारी बस हो चुकी है, हमने बहुत करके देख लिया है, हम कुछ नहीं चेंज कर सकते, लोगों का माइंडसेट नहीं चेंज हो सकता। और बिल्कुल जैसे आपने कहा कि रियासत, वो सारा सिस्टम आई थिंक तभी बदलेगा जब यहाँ से माइंडसेट, जब बेस से वो चीज शुरू होगी। बेस से माइंडसेट की अगर हम बात कर लें, तो माइंडसेट बदलेगा तो वहीं से आगे सारी चीजें चीजें तो चेंज होना शुरू हो ही जाएंगी। लेकिन इस बुनियादी प्रोसेस पे ही हम अटक जाते हैं, हम यहाँ से ही आगे बढ़ पा रहे। आपने बहुत मेरे दिल की बात की है। मैं ये चाहता हूं कि ये रहनुमाई, ये जो गुत्थी उलझ गई है ना हमारे यूथ के लिए, उसको मैं सुलझा दूं किसी तरह से। और कैसे सुलझाऊं? ये इतनी बड़ी समस्या है कि जिसने तो पूरे लोगों को एंगेज करके रखा हुआ है। दे हेल्ड दिस थॉट हेल्ड होस्टेज और यूथ। तो उनकी उस जहन की जो कशमकश है, मैं एक बात कर रहा हूं, अल्लाह करे कि इससे उस कशमकश से आजादी लेकर उन्हें पाथवे नजर आने लगे। देखिए, व्हेन आई वाज इन द स्टूडेंट लाइफ, तो उस वक्त क्या होता था कि अनलॉफुल चीजों को लेके इंसान बड़ा वो होता है, क्रेजियस भी होता है। अगर वो बाय नेचर जो है वो राइटियस हो, तो उसके अंदर जो है हिम्मत भी होती है, वक्त भी होता है, एक वलवला होता है, तो उसको वो रोकने की कोशिश करता है फिजिकल इंटरवेंशन से। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम एक ऐसे लेवल पे आया जब मैं आप जो बात कर रही हैं कि ये सोचना कि ये तो कुछ हो ही नहीं सकता एम्बेसडर, जो कंक्लूजन निकल कर आया है। आप मुआशरे में अक्सर दो तबकात देखेंगे। मैं आज तीसरी बात करने जा रहा हूं। अक्सर मैं बात करता होता हूं कि हर बात के हम कहते हैं ना दो पहलू होते हैं। नो, मैं जो समझ पाया हूं हर बात के तीन पहलू होते हैं, एक हिमायत का और एक मुखालिफत का और एक दुरुस्त पहलू। जरूरी नहीं है कि जो हिमायत का हो या वो अगर गलत है तो मुखालफत वाला दुरुस्त होगा, और अगर मुखालफत वाला गलत है तो हिमायत वाला दुरुस्त होगा। नहीं, हो सकता है कि ये दोनों किसी सेंटिमेंट के तहत हिमायत या मुखालफत में हो, जबकि असल पहलू वो हो जो दरपर्दा हो। सो मेरे नजदीक तस्वीर के दो नहीं तीन पहलू होते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि एक दो तबकात आपको मुआशरे में अक्सर मिलेंगे। एक तबका वो जो ये कहेगा कि नहीं, आप इंडिविजुअल से क्या फर्क पड़ता है, फर्क तो तब पड़ेगा जब रियासत बदलेगी। और जब उनसे ये पूछें कि हुजूर, रियासत कोई चचा है, कोई मामा है, कोई 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 अंकल हैं, कोई चौधरी साहब हैं, क्या है, व्हाट इज रियासत, तो वो फिर इधर उधर की बातें करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके पास जवाब ही नहीं है। क्योंकि रियासत तो लोगों ही से मिलकर बनाएगी, लोग ही बनाएंगे उसको। और दूसरा तबका वो मिलता है जो ये कहता है कि रियासत ने कुछ नहीं करना, आप बदल जाइए, बस सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, उनसे ये पूछिए कि नकार खाने में तोती की आवाज सुनता कौन है मियां? आप यहां निकालते जाएं, लाखों करोड़ों के जुलूस निकलते हैं, मारे जाते हैं, शिकागो में मजदूर मारे गए, क्या हुआ? कुछ नहीं। यहां पाकिस्तान में हजारों मिसालें मिलेंगी आपको। यहां लोग निकलेंगे, मुजाहरा करेंगे, यकीन कीजिए किसी के कानों पे जूं तक नहीं रेंगेगी। तो फिर यहाँ पे वो तबका बुक हो जाता है और लाजवाब हो जाता है जो ये कहता है कि जी पब्लिक ही सब कुछ है, और जो है वो रियासत का कोई लेना देना नहीं है पब्लिक। तो लेट मी से कि वो तीसरा पहलू जो दुरुस्त पहलू है, वो मैं चाहूंगा कि कम से कम अपने नौजवानों को जरूर मैं बताऊं। क्या? देखिए, ये एक चार दांगे आलम जिसको कहते हैं, चार सू जिसको कहते हैं, मल्टी डायमेंशनल जिसको कहते हैं,
एक मल्टी डायमेंशनल वॉर है या स्ट्रगल है जो लड़कर या जो पार करके आपको एक मंजिल तक पहुंचना है। और मुआशरे के सुधार का, सुलझाव का जो रास्ता है वो पैरेलल में दोनों काम है, पैरेलल में दोनों काम। अगर कोई ये समझता है कि मैं सिर्फ मैसेज को दुरुस्त रास्ता दिखा के, उनको समझा के, उनको अवेयर करके या ABC कुछ भी ऐसा इकदाम करके, या फिर उनको जो है वो किसी सख्ती से कोई एक छोटा सा कोई SHO, कोई AC, कोई कमिश्नर जो है वो अगर ये समझता है कि छोटा सा एक काम करके तो वो बस इनकलाब इसी से आ जाएगा, बस मेरा यही फरीजा है, तो सॉरी टू से वो गलती पर है। और कोई अगर ये कहता है कि पब्लिक जो है वो 2 नंबरी, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, वो करती रहे और अनलॉफुल चीजों की तरफ जाती जाए और रियासत जो है कोई डंडा बरसाएगी और सब ठीक हो जाएगा, नहीं। इसमें हमें अच्छा एक भी चीज पीछे नहीं है। मैं ये कहूं ना कि जी नंबर 1 पे ये और नंबर 2 पे ये, नो। मैं कहूंगा कि दोनों चीजें पैरेलल में चलेंगी तभी तब्दीली आएगी। तीसरा कोई तरीका तब्दीली का नहीं है। पैरेलल में क्या, इंडिविजुअल की डेवलपमेंट जिस पे मैंने पहले बात की वो, और रियासत के इदारों और रियासत के कानून और कानून को इंप्लीमेंट करने के लिए होने वाले बाय लॉज और उसके नतीजे में आने वाले लोग, इंतजामिया, इन सारी चीजें, यानी रियासत की मशीनरी और अफराद मुआशरा की तरबियत, इन दोनों को पैरेलल में दुरुस्त करने की जो जद्दोजहद है वही नतीजा खेज साबित हो सकती है। यही यूरोप में हुआ, यही मेरे और आपके आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना में किया। यही काम हर ऐसी एग्जाम्पल में हमें मिलता है कि जो एक सक्सेसफुल मॉडल है इंसानी मुआशरे या रियासत का। बेहतरीन, आई थिंक दैट्स रियली रिमार्केबल। एंड आपने एक नई फिलोसफी और एक नई कॉन्सेप्ट, क्योंकि इससे पहले मैं भी समझती थी और आज मुझे भी एक जाविया मिला है कि हर सवाल का जवाब हाँ या ना होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं। आज मैंने ये समझने की कोशिश किया, वरना हम इसी चीज में अड़ जाते थे। सर अब हम थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे। आई थिंक ये एक ब्रीफ सा हमें पैकेज मिल गया है और बेहतरीन पैकेज मिला है। सर आपने जिंदगी में, मैं ये जरूर पूछती हूँ जिससे भी मिलती हूँ, और स्पेशली आप जैसी शख्सियात से, कि जिंदगी में आप क्या समझते हैं कि इन चीजों ने मुझे आगे बढ़ाया है? वो चाहे आपका पेशेंस हो सकता है, वो कोई भी चीज हो सकती है जिसने आज तक मुझे आगे बढ़ाता रहा है, कि ये चीजें मैंने लाइफ में इन चीजों को थाम रखते हैं। वो किसी की नसीहत हो सकती है। तो मैं जरूर जानना चाहूंगी कि आपकी जिंदगी के वो की सीक्रेट्स क्या हैं जिसने हमेशा आपकी पर्सनैलिटी को और आपको बनाए रखा। बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें एक बात तो ये है कि वो बातें मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इंसान जो अपने खुदा का, जिसने मुझे एक अच्छे घर में पैदा किया, एक बहुत आला तालीम याफ्ता बाप के यहाँ, एक इंतहाई मेहनती माँ के यहाँ पैदा किया, फिर मेरे बहन भाई जो बहुत ही वेरी वेरी वेल क्वालिफाइड फैमिली है, एक जमींदार घराने में पैदा किया, उस पे मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और उसका यकीनन एक इम्पैक्ट मेरी जिंदगी के ऊपर जरूर है। और उसका यकीनी तौर पे इंसान की डेवलपमेंट और उसकी अगर आप या नाजरीन ये समझें कि मैंने किसी हद तक कोई कामयाबी हासिल की है, जबकि मैं तो खुद को आज भी अपना एक तालिब इल्म और सफर में रहने वाला समझता हूँ। मैं आज तक सफर कर रहा हूँ, तो सफर मतलब सफर उर्दू वाला सफर, नॉट इंग्लिश वाला नहीं। सो उस जर्नी वोकेशन है, मैं समझता हूँ ये तो उस पे तो मैं शुक्र अदा करता हूँ और ये हर इंडिविजुअल को करना चाहिए। मेरे वालिद साहब बहुत अजीम आदमी थे, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। वो उस दौर में जब बहुत कम पढ़ा जाता था, उस दौर में वो जो है वो अंग्रेजी के उस्ताद होते थे, उन्होंने किताब भी लिखी। तो ये सारे फैक्टर्स तो काम करते ही। लेकिन अब आते हैं कि ये तो सारी चीजें बहुत से हाँ लोगों में होती है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मुआशरे के सुधार के रास्ते पे चल निकले और अपनी सी बसात के मुताबिक अपनी सी कोशिशें मुआशरे के सुधार के लिए करते रहे, जितना उन्हें समझ में आता है। मैं ये नहीं समझता कि मैं बहुत कुछ कर लिया, लेकिन बहरहाल ये होता है कि मैं अपनी समझ बूझ के मुताबिक खुदा ने ये तौफीक दी कि करते रहे। हम
खामोश नहीं बैठता, मैं करने की कोशिश करता हूं अमूमन कुछ ना कुछ। अच्छा, अब दुरुस्त जवाब पर आऊं आपके। ये तो वो बात थी जो डेफिनेट बातें हैं और इनकी जो है वो शुक्र अदा करना बहुत जरूरी है। देखिए अस्मा, जिंदगी में मुझे जिन चीजों ने आगे बढ़ाया है हमेशा मैं आपको बता दूं। पहली बात कि उम्मीद कभी नहीं हारी, और खुदा से हमेशा मांगा है यही कि कामयाबी और नाकामी के बारे में मैंने बहुत कम मांगा है खुदा से, लेकिन ये जरूर मांगा है कि मेरी उम्मीद कभी ना टूटे, मेरी हिम्मत कभी ना टूटे। और मुख्तलिफ जो उतार चढ़ाव नशेबो फराज जिंदगी में आते हैं और लाजमी आते हैं, उनमें जिस चीज ने हमेशा कायम दायम और एक नए वलवले के साथ हमेशा हर अगला कदम पिछले कदम से बेहतर और बालातर रखवाया है, वो थी ना उम्मीद कभी ना होना और गिव अप कभी ना करना और हमेशा उम्मीद के साथ जीना। पहली बात तो ये तो एक माइंडसेट है जो मैंने आपको कहा कि इसने मुझे हेल्प आउट किया जिंदगी में हमेशा, और आज भी मैं जो आगे अगर मैं कुछ कर रहा होता हूं तो इसी सोच के साथ कर रहा होता हूं। ये तो ये तीन चीजें ऐसी थी जो मैंने विद पैसेज ऑफ टाइम अडॉप्ट की और डेवलप की अपने अंदर, वो मैं चाहूंगा कि वो मैं स्प्रेड करूं। पहली चीज थी, ये एक उमूमन कहा जाता है कि मेहनत इंसान को उरूज देती है। मुझे इसमें कोई मुजाहिका नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि अलोन हार्ड वर्क कांट टेक यू एनीवेयर, राइट? एक्सेप्शंस प्रूव द रूल, लेकिन मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं। हार्ड वर्क विद विजडम, जितना मुमकिन हो सके सोचकर समझकर अपनी अकल को इस्तेमाल करके आप मेहनत कीजिए, किसी डायरेक्शन में मेहनत कीजिए, समझ बूझ कर मेहनत कीजिए। ऐसे बस मुंह उठाकर मेहनत पर न चलने के लिए, दैट इज नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर। या अगर आपने पूरे विजडम जितना आपको उस वक्त खुदा ने दिया है उस विजडम के साथ आप करते हैं तो ये। और तीसरी बात आपको कहूं, इन दोनों फैक्टर्स को मैं पहले और दूसरे नंबर पे रखूंगा, लेकिन जो तीसरा फैक्टर है अगर वो नहीं हो तो ये दोनों जो फैक्टर्स हैं वो आपको किसी मंजिल पर ले जा तो सकते हैं शायद, लेकिन कायम नहीं रख सकते। और वो तीसरी चीज है आपकी पॉजिटिविटी कह लीजिए या नेक नियति कह लीजिए। तो मैं अगर अपनी जिंदगी के 3 लर्निंग्स को शेयर करना चाहूं तो वो मेरा हार्डवर्क विद विजडम एंड नेक नियति, पॉजिटिविटी, इन 3 चीजों ने जिंदगी के हर मरले पर हमेशा आगे बढ़ाया है। बेहतरीन बेहतरीन। कारमा मुझे यहाँ पे याद आ गया, आजकल तो अब तो सारी दुनिया इसके ऊपर आ गई, कारमा होता है। और आई थिंक वही एक चीज है जो कि नियत के अल्लाह भी कहता है कि माल का दारोमदार नियतों पर है, वो इसी तरह से होता है कि आपकी इंटेंशंस चाहे फिर रिजल्ट्स देरपा हो जाते हैं बाजू का, जैसे मेहनत करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं घूम फिरा के आपको मिल ही जाता है जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं और रब से मांगते हैं, वो आपको मिल जाता है अगर आपकी नीयत सच्ची हो और लगन पक्की हो। सर दैट्स रियली ऑसम। अब मैं क्योंकि खुद एज अ यूथ होने के नाते और नए नए प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आने की, तो मैं थोड़ी सी हमेशा होते है कि कुछ हम लोगों को मिल जाए तो हम लोग भी उन चीजों को ऊपर फॉलो कर लें। तो अब मैं यूथ के लिए और अपने बहन भाइयों के लिए एक मैसेज लेना चाहूंगी उनके लिए कि हम किस तरह से इस सिस्टम में, इसमें रहते हुए हमें किस तरह से काम करना चाहिए। बजा के हमारी फील्ड्स, हमारे प्रोफेशन सब अलग अलग हैं, लेकिन एक चीज हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं, हम सब अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो हमारे लिए भी एक कोई एडवाइस या आप हमें नसीहत कुछ मिल जाए तो आई थिंक बेहतरीन हो जाएगा। बिल्कुल अस्मा, क्यों नहीं, ये तो बहुत ही मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है। अगरचे मैं खुद को अभी यूथ में समझता हूँ, इंटरनेशनल डेफिनेशन के मुताबिक अंडर 40 आई एम एन यूथ, सो तो अच्छा देखिए अस्मा, मैं ये समझता हूं कि उमूमन लोग ये कहते हैं, उमूमन ये कहा जाता है कि जो हमारा दौर था दैट वाज द गोल्डन टाइम, और वो हम जो 90s के लोग हैं
तो उसमें मतलब 90s के क्या मतलब अर्ली 90s के जो या 80s की जो लोग हैं पैदाइश, तो उसमें नॉर्मली ये लोग कहते हैं कि जी वो दौर अच्छा था, और उमूमन रवैया भी ह्यूमन यही होता है कि हमारा दौर तो सबसे अच्छा था। मैं ये कहूंगा अस्मा कि ये जो आज की नस्ल है, दे आर क्लासी, और मुझे ये लगता है, ट्रस्ट मी, कि वो कमियां और वो मंजिलें जो हमसे पहले वाले, या शायद कहीं ना कहीं हम भी कहीं ना कहीं हमसे मौहूम हो गई, हमसे दूर हो गई, हम कोताह साबित हुए, वो ये जनरेशन उन मंजिलों को अबूर करेगी। तो उनके लिए मेरा मशवरा मैं कहूंगा, अब वो नसीहत का लफ्ज मैं मुनासिब नहीं समझता अपनी जनरेशन के लिए, अपने पीयर्स या अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए मैं नसीहत का लफ्ज नहीं, लेकिन मैं अपना अपना मशवरा जरूर दूंगा कि जो मैंने 3 बातें कही, कि 3 एक्शंस और एक फिनोमेना जो मैंने जिक्र किया, एक तो नाउमीद कभी मत हो खुदा से, और उससे हमेशा उम्मीद रखें, और खटाटोप अंधेरे में भी हमेशा ये समझें कि इसके बाद देयर इज समथिंग न्यू फॉर यू। कहते हैं तूले शबे फराक से घबराना है जिगर, ऐसी भी कोई शब है कि जिसकी सहर ना हो। तो इसलिए एक तो नाउमीद कभी ना हो, और फिर इन 3 चीजों को जो मैंने कही, मैं उन्हीं को रिपीट करूंगा कि इन्हीं को मद्देनजर रखिए। एक आपका हार्ड वर्क विद विजडम एंड पॉजिटिविटी, ये 3 चीजें रखिए, आपको खुदा कामयाब इंसान बनाएगा। अब वो कहां लेकर जाता है ये उसका है, लेकिन वो आपको यकीनन ही अल्लाह विल डिस्टिंग्विश यू, अल्लाह विल टेक यू समवेयर where you will feel, I mean, blessed, जहां आप ये महसूस करेंगे कि खुदा ने आप पे बहुत कर्म किया है। बेहतरीन, आई थिंक ये एक फॉर्मूला है, बेहतरीन फॉर्मूला है, और अगर हम इसको थाम लें तो सर्टेनली हम कामयाब होंगे। सर्टेनली हमें नाकामियां और मायूसियां नहीं पकड़ सकी, नहीं जकड़ सकती हैं, और ये बहुत ही जरूरी इकदामात हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम फॉर दिस सेशन। आई थिंक इट्स रियली ऑनर टू हैव यू। दिस इज अ वंडरफुल सेशन। बहुत सारी चीजें मैंने आज नई सीखी, बहुत सारा। आई थिंक ये 3 चीजें ही बहुत बड़ी चीजें हैं कि अगर हम इसको लिख लें, इनको ऊपर अमल कर लें तो बेहतरीन हो जाएगा। और एक खुद बिल्कुल, और इसमें अगर खुद शनासी ऐड हो जाए कि थोड़ा सा खुद को आइडेंटिफिकेशन हो जाए, तो फिर तो वो क्या कहते हैं कि सोने पे सुहागा हो जाएगा, और बेहतरीन। थैंक यू सो मच एंड मेनी बेस्ट विशेस। यू आर रियली डूइंग अ ग्रेट जॉब, और अल्लाह ताला आपको और सलामती अता फरमाए, और आप इसी तरह बेहतरीन काम करते रहें। जाते जाते आप कुछ कहना चाहें, मेरे लिए कुछ नसीहत हो, लोगों के लिए कोई पैगाम हो, कुछ भी आप जो कहना चाहें। Thank you very much, Asma. It was really wonderful to be with you. It's not something that I'm formally saying, but it was a very wonderful session today. And I used to be on the different places, but ये है कि आपके साथ गुफ्तगू करके मुझे ऐसा लगा कि I'm speaking my heart, और बिल्कुल वो बातें मैंने की जो मेरे दिल की बातें हैं, बिल्कुल किसी किस्म की उसके अंदर there was no formality in it. तो आप बढ़ती जाएं, and you will be the one emblem for the people around you, कि आप यूथ के लिए इन 3 चीजों का जो मैंने कही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, इट्स रियली ऑनर्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम हमेशा एंड पे एक ही बात कहते हैं, पॉजिटिव रहें। और वही सर वाली बात भी होगी सर, हम भी यही कहते हैं, पॉजिटिव रहें और पॉजिटिविटी को फैलाएं। इसी तरह हम पॉजिटिव माशरे को बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियां बांटें। अल्लाह हाफिज, रब रखा, गुड बाय। थैंक यू सो मच सर।